हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विषय के जो वार्षिक पेपर होने वाला है मध्य प्रदेश बोर्ड का, उसके बहुत ही आईएमपी वेरी आईएमपी क्वेश्चनों के हल को लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आज हम 10 प्रश्न देखेंगे ऐसे जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं फिजिक्स के पेपर में, और इस साल भी उन प्रश्नों के आने की पूर्ण संभावना है। वो 10 के 10 प्रश्न हो सकता है आपके पेपर में बैठ जाए। तो इतने आईएमपी प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं कि उनमें से लगभग सभी प्रश्न 10 के 10 प्रश्न एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल से प्रश्न बैंक के हल को देखना चाहते हैं तो हमने प्रश्न बैंक के हल के वीडियो भी डाल रखे हैं। वहाँ डिस्क्रिप्शन में 12वीं का जो प्रश्न बैंक है फिज़िक्स का, उसके प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो भी देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे ये जो 10 प्रश्न देखने वाले हैं, इन 10 प्रश्न का यहाँ पे इनका पूरा संपूर्ण हल भी हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें एक एक प्रश्न को हम विस्तार पूर्वक यहाँ पे समझेंगे भी सही। हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे बारीकी से समझाया जाएगा और 10 प्रश्न के यहाँ पे आपको उत्तर मिलेंगे। उसमें डेरिवेशन भी है, कुछ ऐसे थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन हैं जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। तो कुछ डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी आपको अच्छे से समझाए जाएंगे और प्रश्नों के उत्तरों को भी अच्छे से समझाया जाएगा। तो आज हम इसमें यहाँ पे इसका पूरा पेपर का पूरा हल यहाँ पे देखेंगे, यानी पूरा जितने भी 10 क्वेश्चन हम आईएमपी छांट के लाए हैं, इन 10 प्रश्न के उत्तर को आपको यहाँ पे बताया जाएगा और सारे के सारे उत्तर आपको यहाँ पे समझाए भी जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ में, पूरे पेपर का हम हल देखने वाले हैं इसमें। तो अब शुरू कर देते हैं हम हमारा ये वीडियो को। तो इसमें सारे प्रश्न हम बताते जाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम ये एक बात और बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो जब भी हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम हर विषय के प्रश्न बैंक के भी वीडियो हमने डाल रखे हैं, और साथ ही में हम हर विषय का जब भी पेपर रहेगा तब उसके बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, और वो भी पूरे हल के साथ। तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं हम इन क्वेश्चनों को। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन तो है यहाँ पे, एसी परिपथ के लिए निम्न व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो व्यंजक क्या प्राप्त करना है हमें, PAV बराबर VRMS गुणित IRMS गुणित cos फाई। ये पहला प्रश्न है हमारा। अभी हम पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं सारे, उसके बाद एक एक करके इनके पूरे संपूर्ण हल को भी देखेंगे। तो ये था पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं इसके दूसरा प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, गॉस के नियम से कूलाम का नियम ज्ञात कीजिए। तो हमको गॉस के नियम से इसमें कूलाम के नियम को ज्ञात करना है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये तो दूसरा प्रश्न था। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो तीसरा प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हमें पहले विद्युत फ्लक्स से संबंधित जो गॉस का नियम है उसे लिखना है, पूरे नियम को, और नियम को लिखने के बाद उस नियम से जो सूत्र आया है उस सूत्र को सिद्ध करके भी यहाँ पे हमें लाना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे दिया है, अगला, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा तो बतानी ही है, साथ में उसके 2 व्यंजक पूछे हैं यहाँ पे। एक तो अक्षीय और एक निरक्षीय स्थिति में, दोनों ही स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे ये चौथा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमको परिभाषा भी देनी है विद्युत द्विध्रुव की, और उसके कारण फिर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है उसे भी हम यहाँ पे
ज्ञात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के जो व्यंजक है दोनों वो भी। इसके बाद हम चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो हमें किसका वर्णन करना है? अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में जो पीएन संधि डायोड है उसका वर्णन करना है। तो इसको निम्न शीर्षकों के अंतर्गत हमें वर्णन करना है। तो इसके शीर्षक है क्या? पहला तो है परिपथ का नामांकित चित्र, यानी हमें एक साफ सुथरा और नामांकित चित्र बनाना है इसके अंदर। और उसके बाद उसके दूसरे पॉइंट है कार्यविधि, यानी हमें उसकी पूरी कार्यविधि लिखनी है कि वो कैसे कार्य करता है डायोड। तो वो पूरी कार्यविधि हम लिखेंगे उसमें। और उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशी व निर्गत विभव का जो समय के साथ जो परिवर्तन आरेख है, यानी एक ग्राफ है, तो उस ग्राफ को देखेंगे फिर हम यहाँ पे। तो इसमें हमें 3 बातें देखनी है। एक तो नामांकित चित्र, बहुत ही साफ सुथरा चित्र बनाना है हमें, और कार्यविधि लिखनी है, और फिर एक आरेख बनाना है, यानी एक ग्राफ बनाना है जो निवेशी और निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन को दर्शाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 6ठा प्रश्न रहेगा वो है व्हीटस्टोन सेतु का, कि व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए। मतलब इसमें हमें व्हीटस्टोन सेतु का एक पूरा चित्र बनाना है पहले, और उसके बाद उसके सिद्धांत को समझाना है, मतलब सिद्धांत भी लिखना है फिर हमें उसका। और इसके संतुलन के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध होता है, इसके संतुलन का आवश्यक प्रतिबंध होता है P/Q = R/S। इसे भी निगमित करना है हमें, यानी इस सूत्र को भी स्थापित करना है यहाँ पे। तो इसमें भी हमें 3 बातें हल करनी है। एक तो हमें विद्युत आरेख यानी चित्र बनाना है उसका व्हीटस्टोन सेतु का, दूसरा उसका सिद्धांत भी लिखना है, और फिर हमें उसकी आवश्यक प्रतिबंध को भी निगमित करना है, यानी P/Q = R/S को भी सिद्ध करके यहाँ पे हमें लाना है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर प्रश्न नंबर 7 को देखें तो इसमें एक संबंध स्थापित करना है हमें। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। तो आंतरिक प्रतिरोध यानी हम r से दर्शा सकते हैं उसको, और टर्मिनल वोल्टता मतलब हम V से दर्शा देंगे उसे, और विद्युत धारा यानी I से हम दर्शा देंगे। तो इन तीनों के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है, यानी एक सूत्र स्थापित करके हमें यहाँ पे लाना है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम फिर प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए एवं इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो हमें यहाँ पे बायो-सेवर्ट का एक नियम लिखना है पूरा, और उस नियम के आधार पे ही फिर हमें विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। उस एम्पियर की हमको परिभाषा भी देनी है उसी बायो-सेवर्ट नियम के आधार पे ही। तो इसमें भी 2 चीज़ें हो जाएगी, एक तो हमें नियम को लिखना है बायो-सेवर्ट के, और फिर उसके आधार पे ही विद्युत धारा का जो मात्रक होगा एम्पियर, उसकी हम परिभाषा भी देखेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा। फिर अब हमारे पास प्रश्न नंबर 9 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हमें यहाँ भी एक व्यंजक ज्ञात करना है। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी आवर्धन क्षमता के लिए एक सूत्र स्थापित करेंगे हम। तो इसी के साथ में एक नीचे एक और प्रश्न है, फिर 10वां प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम 2 व्यंजक ज्ञात करेंगे इसमें, एक तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए और एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए। तो इसमें हम 2 प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर हम इनका 10 प्रश्न का जो हल है उसके बाद उन 10 प्रश्न के हल को देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर पूरे 10 प्रश्न यहाँ पे देख लिए हैं। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका जो हल है उसे अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और इसके हल को जल्द ही लेके हम आपके सामने आएंगे। तो तब तक आप
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ताकि आप फटाफट उसे देखकर अपनी तैयारी पूरी कर सकें।